गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का ये वीडियो लेक्चर बीए पार्ट थर्ड के विद्यार्थियों के लिए पेपर सेकंड अंतर्राष्ट्रीय संबंध। आज का हमारा टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना। इसमें हम आज दो अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे, न्यास परिषद और सचिवालय। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में महासभा और सुरक्षा परिषद के बारे में विस्तार से बात कर ली। अब ये दो जो महत्वपूर्ण अंग और हैं, न्यास परिषद और सचिवालय, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। न्यास परिषद का उल्लेख संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के 8वें अध्याय में किया गया है। अनुच्छेद 75 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत न्यास प्रदेशों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था स्थापित करेगा जो समझौतों द्वारा संपादित होगी। अब ये न्यास सिद्धांत क्या है, इसका उद्भव कब और कैसे हुआ? जैसा आप जानते हैं कि यूरोपीय शक्तियाँ उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी नीतियों के सहारे एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अधिकांश राष्ट्रों को अपना गुलाम बना चुकी थी। इन साम्राज्यवादी शक्तियों ने इन गुलाम राष्ट्रों पर तरह तरह के अत्याचार किए, उनका शोषण किया, उन लोगों को पराधीन बना करके उनसे अभद्र व्यवहार किया गया। लेकिन जैसे जैसे इन लोगों का शोषण और अत्याचार बढ़ रहे थे, वैसे वैसे इन उपनिवेशों में आत्मनिर्णय की मांग, आत्मनिर्णय के अधिकार की मांग बराबर उठ रही थी। ये लोग स्वतंत्रता चाह रहे थे, स्वशासन प्राप्त करना चाह रहे थे। तो ऐसा महसूस हुआ और उसके बाद में सबसे पहले वर्साई की जब संधि 1919 में हुई, उसके बाद इस बात को ये महसूस किया गया कि यदि कोई राष्ट्र किसी देश को अपना उपनिवेश बनाता है तो उस उपनिवेश का इस्तेमाल केवल अपने हितों के लिए ना करे, बल्कि उस उपनिवेश में कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी करे जिससे कि वहाँ पर उसको स्वशासन प्राप्त हो सके और उसका विकास भी हो सके। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ तो जब राष्ट्रसंघ बना तो राष्ट्रसंघ में भी एक मैंडेट पद्धति काम में ली गई थी। ये मैंडेट पद्धति भी हम कह सकते हैं न्यास परिषद का इतिहास ही है। बस इसमें अंतर ये है कि जो मैंडेट पद्धति थी उसमें राष्ट्रसंघ में थोड़ा दुर्भावनापूर्ण तरीके से काम करते हुए जर्मनी के उपनिवेशों को छीन करके ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया था। नाम केवल मैंडेट का हो गया और एक तरह से जर्मनी के उपनिवेशों का अपहरण ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा कर लिया गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान भी अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा सचेत थे कि उपनिवेशों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनके आत्मनिर्णय की मांग का जो अधिकार है वो पूरा होना चाहिए, उन्हें स्वशासन मिलना चाहिए। यद्यपि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री चर्चिल थे वो इस बात को लेकर के रूजवेल्ट से सहमत नहीं थे, परंतु रूजवेल्ट का एक कह सकते हैं हम लोग उनका जो व्यक्तित्व था, उनका जो व्यवहार था, उसकी वजह से उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर बनाने से पहले ही 14 जुलाई 1943 को एक न्यास परिषद का चार्टर तैयार किया था। उसमें अनुच्छेद 12 में कहा गया कि ऐसे पराधीन क्षेत्रों में जहाँ के लोग अभी पूरी तरह स्वशासन प्राप्त नहीं कर सके हैं, न्यास पद्धति का सिद्धांत लागू किया जाएगा, जिसके अंतर्गत स्थानीय लोगों के हितों को सर्वोपरि मानकर उन्हें अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण में रखा जाएगा। इस पद्धति का अंतिम उद्देश्य ये होगा कि इन पराधीन क्षेत्रों के लोग राजनीतिक परिपक्वता प्राप्त कर सकें और आगे चलकर अपने अपने क्षेत्रों का शासन भार स्वयं ग्रहण कर सकें। तो ये जो प्रारूप अमेरिकी प्रारूप प्रकाशित हुआ 14 जुलाई 1943 को, ये न्यास पद्धति का सिद्धांत बना। आगे हम बात कर रहे हैं न्यास परिषद किन उद्देश्यों से गठित की गई है। इसके 4 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना।
लोगों की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी उन्नति में सहयोग देना, स्वतंत्रता और स्वशासन के क्रमिक विकास में सहायता देना। तीसरा, जाति, लिंग, भाषा और धर्म का भेदभाव किए बिना सबके लिए मानवीय अधिकारों और मूल स्वतंत्रताओं के प्रति आस्था बढ़ाना और उनमें ये भाव जगाना कि संसार के सब लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं। सामाजिक, आर्थिक और वाणिज्य संबंधी मामलों में संयुक्त राष्ट्र के सब सदस्यों के और उनके नागरिकों के प्रति समानता के व्यवहार का विश्वास दिलाना। ये 4 उद्देश्य न्यास परिषद के हैं। न्यास पद्धति का इतिहास, जैसा मैंने आपको बताया कि इसका मूल सिद्धांत ये है कि इस समय कुछ पिछड़े हुए अल्प विकसित आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासी इस योग्य नहीं हैं कि वे अपने देश का शासन स्वयं कर सकें और अपने भाग्य विधाता बन सकें। इन्हें दूसरे विकसित और उन्नत देशों की सहायता अपेक्षित है। सभ्य देशों का ये दायित्व है कि वे उनके विकास में पूरी सहायता दें और जब तक वे अपना शासन करने में समर्थ नहीं हो जाते तब तक इनकी और इनके हितों की देखभाल इन्हें न्यास या अमानत समझते हुए करें। इनका अपने स्वार्थों के लिए शोषण ना करें। इन शक्तियों द्वारा यह कार्य संयुक्त राष्ट्र संघ के नियंत्रण में होना चाहिए। राष्ट्र संघ की मैंडेट व्यवस्था केवल जर्मनी, टर्की आदि के साम्राज्यवाद से पीड़ित हुए प्रदेशों के लिए थी, किंतु संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यास पद्धति का क्षेत्र उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद द्वारा पराधीन बनाए गए सभी क्षेत्रों के लिए है। कौन कौन से प्रदेश जो है वो न्यास पद्धति के अंतर्गत दिए गए, इसमें इनको अपन कह सकते हैं कि 2 प्रकार के पराधीन क्षेत्रों का वर्णन इसमें किया गया है। पहला, ब्रिटेन, फ्रांस, हॉलैंड आदि पश्चिमी देशों के वशवर्ती या उनके साम्राज्यों के विविध प्रदेश। और दूसरा, न्यास प्रदेश, ये 3 प्रकार के हैं। मैंडेट के अधीन, दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप शत्रु राज्यों से छीने गए प्रदेश, और तीसरा अपनी इच्छा से महाशक्तियों द्वारा संघ को सौंपे जाने वाले प्रदेश। तो 2 इसके वर्ग बन गए हैं। एक तो जो ब्रिटेन और हॉलैंड या फ्रांस के उपनिवेश थे, एक प्रकार वो है, और दूसरे प्रकार को जिसको अपन न्यास प्रदेश कह रहे हैं, इसको 3 भागों में बांट लिया। एक तो जो मैंडेट में चले आ रहे थे राष्ट्रसंघ के समय से, दूसरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम शत्रु देश से कोई प्रदेश छीना गया वो, और तीसरा कोई अपनी इच्छा से ही अपना प्रदेश जो है न्यास के रूप में किसी महाशक्ति को सौंपे। ये 3 प्रकार हैं। तो ऐसे 11 प्रदेश जो है वो महाशक्तियों को सौंपे गए थे, जिसमें न्यू गिनी, रुवांडा, अरुंडी, फ्रेंच कैमरून, फ्रेंच टोगोलैंड, पश्चिमी समोआ, टांगानिका, ब्रिटिश कैमरून, ब्रिटिश टोगोलैंड, नीरू, प्रशांत महासागर के द्वीपों का न्यास प्रदेश, सोमालीलैंड। ये 11 प्रदेश थे जिन्हें इन महाशक्तियों को सौंपा गया था। चीन ने, फ्रांस ने और सोवियत संघ ने कोई भी न्यास प्रदेश नहीं लिया है। केवल अमेरिका और ब्रिटेन 2 महाशक्तियाँ इसके अंतर्गत है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को ये काम सौंपा गया है। न्यास परिषद का संगठन, न्यास परिषद का वैसे क्या है कि ये 11 जो प्रदेश इन शक्तियों को सौंपे गए थे, ये 11 के 11 प्रदेश अब पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुके हैं। इनमें स्वशासन स्थापित हो चुका है और अब इनको न्यास के रूप में समाप्त करके एक देश का दर्जा दे दिया गया है। इसलिए अब जो न्यास परिषद है उसका काम जो है वो ना के बराबर रह गया है। अब इसका संगठन में केवल 5 जो स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद के, वही इसके सदस्य हैं। जब इसका कार्यक्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा था उस समय इसमें 27 सदस्य थे, परंतु अब चूँकि इसकी उपयोगिता तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये कह सकें हाँ अब इसका महत्व उतना नहीं है जितना संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन हुआ उस समय था। क्या क्या कार्य न्यास परिषद करता है, इसके कार्यों को अपन कम से कम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला, न्यास प्रदेश की जनता की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा संबंधी प्रगति के बारे में रिपोर्ट तैयार करना। दूसरा, इन प्रशासनिक सत्ताओं से प्राप्त रिपोर्टों की जांच करना। और तीसरा, इन सत्ताओं के परामर्श से प्रार्थना पत्रों पर विचार करना और सत्ता के साथ यदा कदा नियत समय पर निरीक्षण भी करना। और चौथा, न्यास परिषद में निर्णय साधारण बहुमत से होते हैं। प्रत्येक सदस्य का एक ही वोट होता है। ये इसका कार्य और कार्य पद्धति है।
मूल्यांकन अगर अपन न्यास परिषद का करें तो प्लेनो और रिक्स का ये कथन बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपनी सफलताओं के कारण न्यास परिषद को विलोपन का सामना करना पड़ रहा है, कि न्यास परिषद ने अपना कार्य इतना बढ़िया तरीके से सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया कि अब ये विलोपित हो चुका है या विलोपित हो रहा है। समय समय पर जो है इन शक्तियों के द्वारा जो न्यास प्रदेश थे, जैसे 1957 में ब्रिटिश टोगोलैंड, 1960 में फ्रेंच कैमरून, फ्रेंच टोगोलैंड, इटालियन सोमालीलैंड स्वतंत्र हुए। ऐसे धीरे धीरे 11 के 11 न्यास प्रदेशों को 94 में तक इनसे पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी और न्यास परिषद का कार्य लगभग समाप्त हो गया था। अब नेक्स्ट पार्ट अपन इसमें ले रहे हैं सचिवालय, जो चौथा इसका महत्वपूर्ण अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय लोक सेवा ही इसकी अंतर्राष्ट्रीय विशेषता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य प्रमुख अंग अपने अपने कार्यकाल के अनुसार सदैव बदलते रहते हैं, पर सचिवालय के साथ ये बात नहीं है। इसमें स्थायी सेवाओं के व्यक्ति काम करते हैं, फलतः यह एक स्थायी संस्था है जिसका काम निरंतर चलता रहता है। सचिवालय का संगठन। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रशासनिक अंग है। संयुक्त राष्ट्र सचिवालय में महासचिव तथा अन्य कर्मचारी होते हैं। महासचिव की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा होती है। महासचिव संघ का मुख्य प्रशासकीय अधिकारी होता है। महासभा द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुसार महासचिव सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और आवश्यकता अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के अन्य अंगों के लिए आवश्यक कर्मचारी नियुक्त होते हैं, वे सभी सचिवालय के ही भाग होते हैं। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का एक वृहद प्रशासनिक तंत्र है जिसमें 8 विभागों में इसको विभाजित किया हुआ है। सचिवालय के ये 8 विभाग हैं, जिसमें पहला सुरक्षा परिषद संबंधी कार्यों का विभाग, दूसरा आर्थिक विभाग, तीसरा सामाजिक कार्यों का विभाग, चौथा न्यास क्षेत्रों का विभाग, 5वां सार्वजनिक सूचना विभाग, 6ठा सम्मेलन और सामान्य सेवा विभाग, 7वां प्रशासनिक और वित्तीय सेवा विभाग और 8वां विधि विभाग। तो ये 8 विभाग सचिवालय में बने हुए हैं। महासचिव इसका मुखिया जो सचिवालय का जो मुखिया है वो महासचिव कहलाता है। सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ की एक प्रमुख संस्था है जिसके केंद्र बिंदु पर महासचिव का पद एवं उसका कार्यालय है। यह केवल सचिवालय का अध्यक्ष नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व संस्था के कार्यों का सूत्रधार कहा जा सकता है। इसे सचिवालय का मुख्य संचालक भी कह सकते हैं। महासचिव को कौन कौन से कार्य करने होते हैं, उसके कार्यों को हम निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं। जैसे पहला है सामान्य प्रशासन। महासचिव संस्था का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। इस हैसियत से महासचिव महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद की सभी बैठकों में भाग लेता है। दूसरा तकनीकी कार्य। महासचिव तकनीकी कार्य जैसे सभी प्रकार के प्रश्नों पर अध्ययन, रिपोर्ट, सर्वेक्षण आदि तैयार करना, जो महासभा में, सुरक्षा परिषद में या आर्थिक सामाजिक परिषद या न्यास परिषद को सौंपी जानी है। तीसरा सचिवालय का प्रशासन। महासचिव सचिवालय का प्रमुख अधिकारी होता है। सचिवालय के प्रशासन का पूर्ण उत्तरदायित्व उसी पर है। चौथा वित्तीय कार्य। महासचिव के कार्यों के अंतर्गत उसके वित्तीय उत्तरदायित्व भी हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का संचालन सुचारू रूप से हो रहा है अथवा नहीं, इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व महासचिव पर होता है। वह संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट तैयार कराता है और उसे बजट लेखा सलाहकार समिति के सम्मुख प्रस्तुत करता है। 5वां प्रतिनिध्यात्मक कार्य। संपूर्ण राष्ट्र संघ के लिए केवल एक ही महासचिव होता है जो संघ के एक अभिकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। विभिन्न अभिकरणों एवं सरकारों के साथ वार्ताओं में वह संघ का प्रतिनिधित्व करता है और संघ की ओर से करार करता है। 6ठा राजनीतिक कार्य। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कुछ राजनीतिक कार्य भी करता है। जैसे महासचिव किसी ऐसे मामले की और सुरक्षा परिषद का ध्यान दिला सकता है जिससे उसके विचार में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बने रहने के में संकट उत्पन्न हो सकता है। ऐसा कोई भी इशू अगर वर्ल्ड में उस समय है तो उसको हम राजनीतिक कार्य के अंतर्गत लेंगे। और इसके राजनीतिक कार्यों के बारे में मॉर्गेंथो ये कह रहा है कि महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ का एक प्रकार का प्रधानमंत्री बन गया। 3 बातें इस रूप में मॉर्गेंथो ने कही है कि
उसे एक अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार कहा जाने लगा है कि वर्ल्ड में आज कोई भी इशू होता है, चाहे अपन इराक का मुद्दा देखें या अफ़गानिस्तान में जब अमेरिकी हस्तक्षेप हुआ या लीबिया में हुआ, तो जो संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव है उसे एक अंतर्राष्ट्रीय वार्ताकार के रूप में माना जाता है कि वो विरोधी पक्षों के बीच में वार्ता के लिए प्रयास करे। दूसरा, ऐसे अनेक अवसर पर ऐसे प्रतिष्ठा रक्षक सूत्रों के रचयिता के रूप में सामने आया है जिन्हें विवाद के विभिन्न पक्षों ने सम्मानजनक रूप से स्वीकार करना संभव पाया कि महासचिव अगर निष्पक्ष रूप से अपना कार्य करता है तो निश्चित रूप से दो विरोधी पक्षों में के द्वारा भी उसे पर्याप्त सम्मान मिलेगा, और कभी अगर विरोधी पक्षों में कोई तनाव पैदा होता है तो वो दोनों के बीच में उस तनाव को कम करने का काम कर सकता है। तीसरा, उसे विश्व की आत्मा की आवाज़ का संरक्षक कहा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड अपन यहाँ काम में ले रहे हैं कि विश्व की आत्मा का संरक्षक। विश्व की आत्मा क्या चाहती है कि विश्व में शांति और सुरक्षा बनी रहे, सभी देशों में लोकतंत्र और मानवाधिकार संपुष्ट और संतुष्ट हों और सभी देशों का अच्छा विकास हो। ऐसी व्यवस्था अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से हो पाती है तो उसमें महासचिव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अभी वर्तमान में 1 जनवरी 2017 को पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव नियुक्त हुए हैं, जो 2022 तक उनका कार्यकाल है। महासचिव की भूमिका को लेकर के भी हम ये कह सकते हैं कि उसका जो एक पद है वो केवल प्रशासनिक कार्यों का निर्वहन नहीं करता बल्कि राजनीतिक उत्तरदायित्वों को भी पूरा करता है। उसका कार्य इतना विशाल है जितना वह बना सकता है। उसकी भूमिका उतनी व्यापक है जितने कि उसे वैधानिक अधिकार प्राप्त हैं, जितनी उसमें योग्यता और क्षमता है। यदि प्रशासनिक कार्यों में उसकी भूमिका एक आरंभक जैसी है तो राजनीतिक क्षेत्र में उसकी भूमिका मध्यस्थ, वार्ताकार और मतेक के निर्माता के समान है। तो महासभा के अंतिम सत्र में महासचिव द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टों का बहुत महत्व होता है, जिसमें उसका व्यक्तित्व झलकता है। इसी रिपोर्ट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर उसके दृष्टिकोण व्यक्त होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति और घटना चक्रों पर प्रकाश डाला जाता है और अंतर्राष्ट्रीय तनाव को कम करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि लियोनार्ड के शब्दों में महासचिव की वार्षिक रिपोर्ट अमेरिकन राष्ट्रपति के संदेशों के समान प्रभावशाली है। महासभा में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्तावों को तैयार करने में भी महासचिव की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो ये आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने ये 2 अंग के बारे में अध्ययन किया है, न्यास परिषद और सचिवालय, और दोनों ही जो है वो महत्वपूर्ण रूप में जो प्रश्न इन पर बनते हैं। आजकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी और यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का ऐसा कौन सा अंग है जो अब अपना महत्व खो चुका है। तो उसमें निश्चित रूप से आपको न्यास परिषद बताना है, क्योंकि न्यास परिषद के पास अब उतना काम नहीं है जितना प्रारंभ में था। और दूसरा, इधर जो महासचिव के बारे में अपन ने बात की, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो वर्तमान में पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटेरेस जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के रूप में काम कर रहे हैं और 2022 तक इनका कार्यकाल है। तो एक बार इस लिस्ट को भी आप पूरा देखें। ट्रिग वैली जो पहले महासचिव थे वहाँ से डैगर, डॉग हैमरशॉल्ड, जो भी क्रम में आया, तो एक तो इसका पूरा क्रम याद कर लें, फिर ये किस स्थान से रहे हैं, मतलब कौन से देश से रहे हैं उसके बारे में ध्यान रखें, कार्यकाल ध्यान रखें। तो एक दिन में आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं कि महासचिव का नाम और वो कब कौन से देश के रहने वाले थे और उन्होंने कब से कब तक संयुक्त राष्ट्र संघ में कार्य किया। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन आपका जनरल नॉलेज के लिए भी तैयार हो जाएगा।